नमस्कार साथियों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। इमेजिन आपने कोई एक बहुत बढ़िया लग्जरी सुपर लग्जरी सेकंड हैंड इंपोर्टेड कार खरीदी है और जैसे ही आप वो कार खरीदते हैं कस्टम डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आता है, आपको इस गाड़ी के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और जब हम लग्जूरियस इंपोर्टेड कार की बात करते हैं तो आपको पता है कि कस्टम ड्यूटी कितनी हैवी होती है। आज की तारीख में आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो एक मोटे से अंकल आते हैं और जो कहते हैं कि ले जाओ बेबी के बच्चे यहाँ से। वो इंपोर्टेड कार डीलर है, सेकंड हैंड कार डीलर है, और वो कार के बारे में बताते हैं इतनी इतनी इंपोर्टेड कार 8-10 लाख रुपए में दे रहे हैं। तो अगर मुझे ये बताइए कि आपने कोई सेकंड हैंड इंपोर्टेड कार खरीदी 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, और उसके कार खरीदते ही आपके पास कस्टम डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए कि आप इस कार पर 25 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी भर दीजिए या 17 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी भर दीजिए, आप सेकंड हैंड कार परचेजर हैं, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? या आपके क्लाइंट की रिएक्शन जिसने ऐसी सेकंड हैंड कार परचेज की और उसके ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट का नोटिस आता है कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। तो आज का जो ये जजमेंट है आप ही के लिए रिलीफ लेके आया है, सेकंड हैंड कार परचेजर के लिए रिलीफ लेके आया है। और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि सेकंड हैंड कार परचेजर, जो लग्जूरियस इंपोर्टेड कार का परचेजर है, जो सेकंड हैंड कार परचेजर है, उसकी कोई भी ड्यूटी नहीं होगी कस्टम ड्यूटी पे करने की। आज के इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताऊंगा, सारी गाइडलाइंस बताऊंगा, लीगल इंप्लीकेशन क्या है इस जजमेंट की। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यू विल बी गेटिंग कंप्लीट इंसाइट इनटू दिस लैंडमार्क जजमेंट। और जिस भी स्टेट में मोटर व्हीकल एक्ट आता है, जुडिशरी एपीओ एंड जेएल एग्जामिनेशन, उस वहां पर भी प्री एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये लैंडमार्क जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए केस को डिस्कस करते हैं। देखिए, केस का नाम है नलिन चौकसी वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम कोची 2024 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपीलेट मैटर है, अपील आई है, और जिसके अंदर केस का नाम है नलिन चौकसी वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स कोची। और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लेट डाउन किया है? सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट सब्सिक्वेंट परचेजर ऑफ इंपोर्टेड व्हीकल कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू पे कस्टम्स ड्यूटी ऑन द कंसर्न्ड व्हीकल। कि जो सेकंड हैंड कार परचेजर है उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है कस्टम ड्यूटी उस कार के रेफरेंस में पे करने की। आगे चलते हैं और केस के फैक्ट्स वगैरह के बारे में जानते हैं। इस केस के अंदर क्या हुआ? जो इनिशियल परचेज की गई थी, इनिशियल इंपोर्टर एक पोर्श कार इंपोर्ट की गई थी, ओरिजिनली इंपोर्टेड बाय श्री जलालुद्दीन कुन्ही थाहिल। इसके द्वारा जलालुद्दीन कुन्ही थाहिल के द्वारा एक पोर्श कार इंपोर्ट की गई, ठीक है। और पोर्श कार इंपोर्ट करी जलालुद्दीन कुन्ही थाहिल ने, और इंपोर्ट करने के बाद इन्होंने इस कार को बेच दिया शैलेश कुमार को। कार को बेचा शैलेश कुमार को। ओरिजिनल इंपोर्टर जलालुद्दीन कुन्ही थाहिल, ओरिजिनल इंपोर्टर जलालुद्दीन कुन्ही थाहिल, और जलालुद्दीन कुन्ही थाहिल ने कार बेची, अपनी पोर्श कार किसको बेची? शैलेश कुमार को। अब शैलेश कुमार से कार खरीद ली नलिन चौकसी, जो इस मैटर के अंदर अपीलेंट भी है, जिन्होंने अपील दायर किया, जिसके ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट का नोटिस आया कि उनको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। उन्होंने कार परचेज करी श्री शैलेश कुमार से। कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या किया? कस्टम डिपार्टमेंट डिमांडेड ऑलमोस्ट 18 लाख 17,92,000 रुपए के करीब किससे मांग लिया? नलिन चौकसी से, विद रेफरेंस टू दी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इस पोर्श कार जो उन्होंने सेकंड हैंड कार परचेज करी थी शैलेश कुमार से, उसके रेफरेंस में लगभग 18 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी कस्टम डिपार्टमेंट ने मांग ली। अब ऑब्वियसली जो सेकंड हैंड कार परचेजर है, जिसने अपना सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी कमाई वगैरह थी इस कार को खरीदने में, लग्जरी कार को खरीदने में लगा दी। कार खरीदने के बाद एकदम कस्टम डिपार्टमेंट का नोटिस आता है कि भाई तुम इतना पैसा और जमा करो। अरे कार तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है ना, तो जो कस्टम ड्यूटी लगनी होगी वो ऑलरेडी ओरिजिनल इंपोर्टर ने दे दी होगी। इसी इंप्रेशन में तो सेकंड हैंड कार परचेजर कार को बाय करते हैं। अब जब इनके साथ ऐसा हुआ तो इन्होंने
सूट फाइल कर दिया और ये बोला कि जो ये कस्टम डिपार्टमेंट का एक्शन है ये इलीगल है, अनलॉफुल है, इनकी कोई भी ड्यूटी नहीं बनती है टू पे द कस्टम ड्यूटी ऑन रेफरेंस टू दी पोर्श कार, क्योंकि ये तो सेकेंड हैंड बायर है। इसी के रेफरेंस में अब आगे बात कर रहे हैं, कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या एलिगेशन लगाई, जो ये 18 लाख रुपए की जब कस्टम ड्यूटी उस पोर्श कार के ऊपर लगाई गई और नलिन चौकसी से जब मांगी तो उन्होंने बोली कि जब ये कार इंपोर्ट की गई थी तो उस समय पर इस कार के मॉडल के बारे में मिस डिक्लेरेशन किया गया, गलत मॉडल नंबर बताया गया, किस पर्पस के लिए, ताकि इसकी कस्टम ड्यूटी कम हो जाए, और उसके साथ साथ इसके चैसिस के साथ भी टेम्परिंग हुई है, एक्यूजेशन ऑफ टेम्परिंग विद द व्हीकल चैसिस नंबर, गाड़ी के चैसिस नंबर के साथ भी छेड़खानी की गई है, और इस गाड़ी को इंपोर्ट करते समय इसको अंडर वैल्यू किया गया, इसकी जो कीमत थी वो कम बताई गई ताकि कम कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़े। और इस केस के अंदर कस्टम डिपार्टमेंट ने यह बोला कि लायबिलिटी यहां पर पोजेसर की है, कि जिसके पास गाड़ी है उसको डिफरेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जितना इसका ओरिजिनली बनता था और जितना इन्होंने पे किया, जो बीच का डिफरेंस है, जो सरप्लस है, वो तो पे करना पड़ेगा ना। तो इसके रेफरेंस में कस्टम डिपार्टमेंट ने लायबिलिटी किसकी बनाई, लायबिलिटी बनाई कस्टम डिपार्टमेंट ने जिसके पास वो गाड़ी है। इसका मतलब, और आज की तारीख के अंदर जब ये केस हो रहा था उस समय गाड़ी किसके पास थी, नलिन चौकसी के पास थी, तो नलिन चौकसी से लगभग 17,92,000 रुपए के करीब मांगे गए। कस्टम आर्ग्यूड दैट पोजेसर शुड पे डिफरेंशिएटेड ड्यूटी अपॉन रिडेम्पशन। कस्टम डिपार्टमेंट ने बोला कि पैसे जमा करा लो नहीं तो हम गाड़ी जब्ती कर लेंगे। तो लगभग 18 लाख रुपए के करीब कस्टम डिपार्टमेंट ने कस्टम ड्यूटी नलिन चौकसी से मांगी। एपिलेंट जो नलिन चौकसी थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट थे, उनके ये आर्ग्यूमेंट थे कि भाई मैं इंपोर्टर नहीं हूं, मैंने तो गाड़ी इंपोर्ट करी ही नहीं, गाड़ी तो इंपोर्ट करी थी जलालुद्दीन साहब ने। नलिन चौकसी आर्ग्यूड दैट नीदर इंपोर्टेड नोर ओरिजिनली ओन्ड द व्हीकल। कहने लगा कि ना तो मैंने गाड़ी इंपोर्ट करी है और ना ही मैं ओरिजिनल ओनर हूं इस गाड़ी का, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की। जो लायबिलिटी बनेगी वो किसकी बनेगी, वो इंपोर्टर की बनेगी, जिसने इस गाड़ी को आयात किया है, इंपोर्ट किया है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी बनेगी। जो सब्सिक्वेंट परचेजर है उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। और इस मुद्दे के अंदर नलिन चौकसी यानी कि जो अपीलेंट है वो ये कहता है कि मैं तो इंपोर्टर हूं और इंपोर्टर की कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ना मैं इस गाड़ी के इंपोर्ट में मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं पूरी तरह अनइन्वॉल्व हूं इस मैटर के अंदर, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, तो मैं क्यों पे करूं इंपोर्ट ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर, पहली बात तो मैं आपको डिसीजन बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये लेट डाउन कर दिया कि जो सेकंड हैंड कार परचेजर है लग्जरी इंपोर्टेड कार का, वो लायबल नहीं होगा कस्टम ड्यूटी को पे करने में। मतलब एक तरह से ये बहुत ही खुशी की बात है किसके लिए, जो सेकंड हैंड कार परचेजर हैं, जो कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उन सभी के लिए जजमेंट बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कि आपके एक डर को खत्म कर दिया है कि जो भी अगर सेकेंड हैंड कार परचेजर है उसको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लग रहा है। अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी करो, ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जजमेंट्स, लीगल नॉलेज मिलती रहे। और आप जुडिशरी, एपी और जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए डेस्टिनेशन है, और आप हमारे पेड कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो फ्रॉम आर एंड्रॉइड ऐप, फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और फ्रॉम आर वेबसाइट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन ऑफ इंपोर्टर के बारे में यह बताया कि जो एपिलेंट है नलिन चौकसी, उसको हम कहीं भी इंपोर्टर की डेफिनेशन के अंदर नहीं इंक्लूड कर सकते, और जब वो इंपोर्टर नहीं है तो उसकी लायबिलिटी कस्टम ड्यूटी जो किसी भी चीज को इंपोर्ट करने पर लगती है, आयात करने पर लगती है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। जो ओनरशिप स्टेटस है, एज फार एज कार्स आर कंसर्न्ड, कार के हम ओनरशिप को हम कैसे जानते हैं, आरसी से जानते हैं ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर आज भी मिस्टर जलालुद्दीन का नाम है, ओरिजिनल इंपोर्टर का नाम है, तो ही इज नॉट लायबल टू पे। जो नलिन चौकसी है, एपिलेंट है, उस वजह से भी
नलिन चौकसी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लाइबिलिटी किसकी बनेगी? जिसके ऊपर आरसी, जिसका नाम आरसी के ऊपर है और यहां पर जलालुद्दीन का नाम है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टिल इन द नेम ऑफ ओरिजिनल इंपोर्टर, तो उन्हीं की लाइबिलिटी बनेगी। लीगल ओनरशिप एपिलेंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से गाड़ी का, व्हीकल का ओनर कौन होगा? जिसका नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर होगा, और जो एपिलेंट है उसका नाम तो है ही नहीं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से भी ये ओनर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। जो लाइबिलिटी लिमिटेशन है उसके रेफरेंस में ये बोला कि पोजेसर लायबल ओनली व्हेन द ओनर इज अननोन। अब जहां तक कस्टम डिपार्टमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट रेज किया था कि जो जिसके पास गाड़ी है उसकी लायबिलिटी बनेगी कस्टम ड्यूटी पे करने की, तो उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला कि हम पोजेसर की लायबिलिटी तब रेज करते हैं जब हमें इंपोर्टर के बारे में पता नहीं होता। और यहां पर तो जो फैक्ट्स हैं, सरकमस्टांसेस हैं, वो बिल्कुल चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि इंपोर्टर कौन है? जलालुद्दीन साहब है, तो इंपोर्टर की ड्यूटी बनेगी ना। तो आप यहां पर एपिलेंट की ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं कस्टम ड्यूटी पे करने की? एपिलेंट की ड्यूटी तब लगती, या पोजेसर की ड्यूटी तब लगती जब हमें इंपोर्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमें कुछ पता नहीं होता। की जजमेंट्स पॉइंट, इस जजमेंट के मेन फोकस पॉइंट्स क्या है? यह है कि एपिलेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द इंपोर्टेशन ऑफ द कार, सो ही इज नॉट लायबल टू पे द कस्टम्स ड्यूटी। उसके अलावा जब ओरिजिनल इंपोर्टर हमें नोन है तब उसकी ही लायबिलिटी बनेगी इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की। रजिस्ट्रेशन का जो व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है दैट इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग लीगल ओनरशिप, कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आरसी है गाड़ी की, उससे हमें गाड़ी का ओनर कौन है इसका पता चलता है। और जो कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा की गई, लगभग 18 लाख रुपए की जो कस्टम ड्यूटी नलिन चौकसी से मांगी, वो अनलॉफुल है, इलीगल है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ कस्टम्स एक्ट है। ये बात भी बड़ी बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। इस इंप्लीकेशन के जजमेंट क्या है? किसके लिए ये प्रोटेक्ट करता है? बायर्स को। कौन से बायर? जो सेकंड हैंड बायर्स हैं उनको परचेज करता है और उनको कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए लायबल नहीं करता है ये जजमेंट। और इसके साथ साथ कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है लायबिलिटी को, कि लायबिलिटी किसकी होगी? ओरिजिनल इंपोर्टर की होगी। और अब इसका इंपैक्ट सेकंड हैंड कार मार्केट पर क्या पड़ने वाला है? इट विल डेफिनेटली बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन बाइंग लग्जरी इंपोर्टेड सेकंड हैंड कार्स। ठीक है, और लीगल प्रेसिडेंट तो सेट कर ही रहा है। जो लॉ अनक्लियर था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटल डाउन कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है। पोटेंशियल आउटकम्स क्या है इस केस की? कस्टम प्रोसीजर को रिवाइज करने की जरूरत है। कस्टम डिपार्टमेंट को अपने रिकॉर्ड अपडेट करने की जरूरत है कि उसको पोजेसर से नहीं मांगना है, रादर देन जब ओरिजिनल इंपोर्टर का पता है तो ओरिजिनल इंपोर्टर से ही कस्टम ड्यूटी मांगी जाए। बायर्स जो अब सेकेंड हैंड कार परचेज करेगा वो भी थोड़े से अब बढ़िया तरीके से ड्यू डिलिजेंस करेंगे। वो ये इंश्योर करेंगे, चेक करेंगे, सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे कि जब ये गाड़ी इंपोर्ट हुई थी उस समय ओरिजिनल इंपोर्टर ने इसके रेफरेंस में सारी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी है या नहीं की है। मार्केट में डायनामिक शिफ्ट होगा, लीगल फ्रेमवर्क रिव्यू करने की बात है। और की टेक अवे क्या है इस जजमेंट के लिए फॉर वेरियस स्टेक होल्डर, चाहे वो बायर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो कस्टम डिपार्टमेंट हो। रही बात सेकेंड हैंड कार बायर्स की, उनके लिए खुशी की लहर लेके आ रहा है ये जजमेंट नलिन चौकसी वर्सेस कस्टम डिपार्टमेंट कोची, जो कह रहा है कि जो सेकेंड हैंड कार बायर है इंपोर्टेड कार्स का, उसको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है। सेलर्स के लिए क्या है? सेलर्स ऑफ सेकेंड हैंड इंपोर्टेड कार्स, उनके लिए क्या है कि उनको अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर कर रखने पड़ेंगे विद रेफरेंस टू दी पेमेंट ऑफ दी कस्टम ड्यूटी। वो सारी चीजें उनको बिल्कुल सही तरीके से रख रही होगी, उनको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी ट्रांजैक्शंस के अंदर, और ये बेटर हो जाएगा। और रही बात कस्टम डिपार्टमेंट की, तो कस्टम डिपार्टमेंट को ओरिजिनल इंपोर्टर पर फोकस करने की जरूरत है फॉर रिकवरी ऑफ एनी पेंडिंग कस्टम ड्यूटी। विद दिस जो हमारा ये आज का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जजमेंट है पूरा होता है। आप मुझे बताइए
कि डू यू अग्री विद दिस जजमेंट और नॉट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द पॉइंट, बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर, और उसके साथ अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं लीगल जजमेंट्स पर, अपडेट्स पर, तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चलते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, नए लेक्चर के अंदर। जुडिशरी एपीओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्सनलाइज तरीके से करना चाह रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू गेट इनटू आवर पेड कोर्सेज फ्रॉम आवर ऐप और वेबसाइट। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।